इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट हार गई, कई सारी चीजें हुई। रोहित शर्मा हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि हम पिछली सीरीज में भी इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच हार गए थे और लेकिन उसके बाद हमने बेहतरीन वापसी करी। कई सारी मिस्टेक्स हुई हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अक्षत। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि चलिए, टॉस में आपसे गलती हुई कि टॉस आप उसमें गलत फैसला लिए, लेकिन उसके अलावा आपको एक और गलती क्या लगती है जो भारतीय टीम से हुई? नहीं, गलती तो एक से ज्यादा ही नहीं है। एक तो टॉस को लेकर चलिए, बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि टॉस जीते भी और उसके बाद भी कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने बैटिंग ली, जो कि उल्टा फैसला साबित हुआ उनके लिए। दूसरा ये भी था कि टीम कॉम्बिनेशन भी सही नहीं था। टीम कॉम्बिनेशन में तीसरे पेसर की कमी खली इंडिया को, तो जो एक्स्ट्रा स्पिनर था कहीं ना कहीं वो एक उल्टा दांव पड़ गया। और उसके अलावा बैटिंग तो जाहिर है कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग बहुत खराब थी। सेकंड इनिंग्स में भी थोड़ा बहुत कमबैक किया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया। तो ये कुछ वजह थी जिनकी कारण टीम मैच हारी। पहली पारी में टीम इंडिया 46 रन पे ऑल आउट हो गई और ये सबसे कम उनका लोएस्ट स्कोर रहा इंडिया में। बात हो रही है पिच की कि पिच उतना ये नहीं था, लेकिन उसी पिच पे जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो उन्होंने अच्छा इंटेंट दिखाया और अच्छा खेला। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, शुरुआत में जैसे ओवरकास्ट कंडीशंस थी और शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है बैटिंग टीम के लिए, और इसीलिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इंडिया ने टॉस जीतकर जब बैटिंग करी तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक उल्टा फैसला साबित हुआ। जब तक न्यूजीलैंड की बारी आई तब तक कंडीशंस थोड़ी सुधर भी गई थी, धूप भी निकल आई थी और पिच थोड़ी बेहतर भी हो गई थी, तो ये उनके लिए एडिड एडवांटेज रही। ये तो खैर शुरुआत के पहले दूसरे दिन की बात है, लेकिन अगर लास्ट डे की हम लोग बात करें, लास्ट डे तक हालांकि इंडिया पूरी तरीके से तो आउट ऑफ द गेम नहीं हुई थी। 107 रन 106 रन तक तकरीबन न्यूजीलैंड को चाहिए थे और इंडिया ने शुरुआत अच्छी करी थी। इंडिया ने पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा दिया टॉम लैथम के रूप में, उसके बाद थोड़े समय बाद सेकंड विकेट भी गिर गया। लेकिन जो मेन कमी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में भी दिखी कि रविचंद्रन अश्विन को बहुत लेट लेके आए जब 10 रन और बनाने बचे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, खासतौर पे लास्ट डे पे जो इंडिया के अगेंस्ट गया। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि रोहित शर्मा खासकर मैच हारने के बाद ये बयान दिए कि हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ भी पहला मैच हार गए थे, उसके बाद हमने बेहतरीन वापसी करी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या रोहित ओवर कॉन्फिडेंट है कि अगले 2 मैच जीत ही जाएंगे? ये कहना तो सही नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट है या नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी तो जाहिर है नहीं होगी, घर में खेल रहे हैं और इंडिया एक टॉप रैंक टीम भी है, WTC में पिछले 2 बार से अच्छा कर रही है। इस WTC सीरीज में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। एक आध टेस्ट मैच हो जाता है तो आई गेस शायद रोहित ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हो कि ठीक है, बैड डे एट दी ऑफिस वाली बात है कि कभी कभी खराब चीजें हो जाती है। जैसा इस टेस्ट में हुआ कि स्ट्रैटेजी भी उनकी काम नहीं आई, टीम कॉम्बिनेशन भी काम नहीं आया और बैटिंग भी उस तरीके से क्लिक नहीं करी। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी रहे, बजाय टीम इंडिया हार गई उसके बाद भी कुछ पॉजिटिव्स रहे, जैसे सरफराज खान एक पॉजिटिव के रूप में उभरे इंडिया के लिए, और ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली। पंत और इनके सरफराज के अलावा अगर हमारे लोअर ऑर्डर बैटर कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग गेम में बने होते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? राहुल और खासकर जडेजा, अश्विन भी इस गेम में कुछ बैटिंग से खास नहीं कर पाए। जी, अगर आप पिछले कुछ टेस्ट देखें जो इंडिया में हुए हैं तो लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया है अच्छा खासा, चाहे वो जडेजा हो चाहे वो रविचंद्रन अश्विन हो। तो पिछली इवन बांग्लादेश सीरीज में भी ऐसे ही हुआ था, टॉप ऑर्डर फेल हो गया। टॉप ऑर्डर फेल, तो टॉप ऑर्डर की जो फेलियर की जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा है टीम इंडिया में पिछले कुछ समय से। तो लोअर ऑर्डर से उतनी शिकायतें तो नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे अश्विन और जडेजा से, तो उन्होंने अच्छा इम्प्रूव किया है पिछले कुछ समय में। हाँ, KL राहुल से जरूर फैंस को निराशा मिली होगी कि एक तो इतने समय बाद आए भी वो टेस्ट टीम में, और पारी की उम्मीद थी उनसे अच्छी खासी दोनों ही इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में चलो मान सकते हैं कि एक वो मोराल पूरी टीम का डाउन हो गया, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब वो बैटिंग करने आए थे तब इंडिया अच्छे पोजीशन पे थी।
बिल्कुल। सरफराज खान भी बैटिंग कर रहे थे और ऋषभ पंत चूके थे, उनके सामने ही चूके थे वो तो 99 पे जब आउट हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन में केएल राहुल के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी बीइंग अ सीनियर प्लेयर कि भाई वो आए और इस पारी को और आगे बढ़ाएं और इंडिया को लीड दें, एडवांटेज दें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। तो प्रश्न तो उठेंगे खासतौर पे उनकी जो प्रेजेंस है टीम में, क्योंकि शुभमन गिल फिट हो गए हैं। शुभमन गिल की फिटनेस की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। तो अगले मैच में क्या कॉम्बिनेशन होगा, शुभमन गिल आएंगे तो किसकी जगह आएंगे, तो ये भी सोचने वाला अगले मैच पे हम आए उससे पहले एक चीज और कि न्यूजीलैंड के लिए बड़ी जीत है, खासकर तीसरी बार उन्होंने यहाँ भारत में आके भारत को हराया है। इसको आप कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है न्यूजीलैंड के लिए? बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1988 के बाद पहली जीत है इंडिया की धरती पे, और अक्सर ऐसी बातें टीम इंडिया के लिए करी जाती है। अब इंडिया न्यूजीलैंड का टूर करती है कि भाई हम लोग वहां जाके जीतते नहीं हैं और परफॉर्म नहीं करते हैं। तो सिमिलर केस न्यूजीलैंड के साथ भी है, खासतौर पे अगर उनका रिकॉर्ड इंडिया में देखा जाए। लेकिन ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी हिस्ट्री के लिए, कि इतने समय का जो सूखा इंडिया में उनके पास था कि भाई वो जीत ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। लेकिन टीम इंडिया की तो ऑफकोर्स हार हुई है, उसके पीछे जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया कई सारे कारण थे। उनमें से 2-3 कारण और भी हैं कि एक तो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, बिल्कुल, कैप्टेंसी में बहुत सारे सवाल उठे, किस तरीके से वो बॉलर्स को लाए। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या कमी रही रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में? एक तो टॉस को लेकर जो जग जाहिर है, इसके अलावा कई एक्सपर्ट ने भी उनको बताया कि रोहित के कप्तानी में बहुत सारी चीजें की कमी रही। एक मेरे ख्याल से ये भी रहा कि प्लेइंग 11 आप सही से तय नहीं कर पाए, खासकर सिराज जो कि उतने अच्छे नहीं रहे पिछले कुछ मैचों में। तो आप आकाशदीप को ला सकते थे। आकाशदीप ने पिछले बांग्लादेश टूर पे बेहतरीन प्रदर्शन किया, और सिर्फ गेंदबाजी से ही नहीं, बैटिंग में भी उन्होंने जब भी उनको मौका मिला आके बल्ला तो जरूर घुमाया है, बिल्कुल, जो हम पहले उमेश यादव और समी जैसे खिलाड़ियों को देखा करते थे। तो ये चीजें रही। हो सकता है कि बॉलिंग के चलते सिराज के साथ गया। हाँ, ये कॉम्बिनेशन तो थोड़ा सा सही नहीं रहा। या ये भी हो सकता है कि सिराज को अगर शायद एक और एक पेसर होता प्लेइंग 11 में, आकाशदीप जैसे आपने बोला, तो शायद उनपे इतना प्रेशर ना पड़ता। क्योंकि बुमराह देखिए प्रेशर पे आदी है, वो झेल ले जाते हैं प्रेशर, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। सिराज अभी उस लेवल तक आने में उनको थोड़ा समय लगेगा। कैपेबिलिटीज हैं लेकिन समय तो लगेगा। तो ये कुछ कमी थी। इसके बाद एक चीज और है ना कि न्यूजीलैंड के टेलेंडर को देखिए, वो आके बल्ले से भी रन बना रहे हैं। टीम सऊदी ने रन किया, खासकर छक्कों के मामले में सहवाग को पीछे छोड़ दिया। ये बड़ी चीज है न्यूजीलैंड के लिए। वही हमारे जो टेलेंडर हैं वो कुछ खास नहीं कर पाए। हाँ, ये कमी तो इंडिया की शुरू से रही है। मतलब आप कोई भी टीम उठा लें इंडिया की, तो ये एक कमी शुरू से है कि टेल उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है जब जरूरत पड़ती है। तो ये इस टेस्ट में भी देखने को मिला कि चाहे वो, मतलब आप टेल से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब टीम ऑलरेडी डाउन है तब शायद आप बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर सामने वाले की टीम कर रही है। हाँ, और अगर निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ रन जोड़ देते हैं, अगर 50 रन और होता है तो हो सकता है मैच का रिजल्ट कुछ और हो। बिल्कुल, तस्वीर बदल सकती थी। बिल्कुल तस्वीर। हाँ। और टेल की ही बात करें तो एक चीज और है, हालांकि बुमराह ने आकर उस चीज को थोड़ा सा चेंज किया है। वो ये भी है कि इंडिया की जब बॉलिंग होती है तो सामने वाले की टेल भी वो जल्दी आउट नहीं कर पाते हैं। पहले भी ये ऐसा होता था कि 8वां 9वां 10वां 11वां आकर रन बना ले जाता था। जैसे पिछले मैच में हुआ कि सऊदी की वो पार्टनरशिप जो लग गई, वो पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं गेम बदल दिया। वो जो एक्स्ट्रा रन आ गए, तो ये भी इंडिया को एक फ्लॉ जो शुरू से उनका चलता आ रहा है वो कंटिन्यू रहा इस टेस्ट में। अब बात होगी दूसरे मैच की, जो पुणे में 24 अक्टूबर से खेला जाना है। सबसे पहले बात होगी प्लेइंग 11 की। तो जैसा कि आपने कहा कि राहुल की जगह खतरे में है, तो क्या गिल आएंगे तो राहुल बाहर? हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन फिलहाल जो है उसको देखते हुए, क्योंकि सरफराज को तो अब बाहर करना उचित नहीं होगा। 100 मारने के बाद भी अगर आप बाहर करते हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में कि जिस सिचुएशन में उन्होंने 100 मारा है, टीम जो है बैकफुट पे थी, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस किया। 150 प्लस मारे, 150 मारे, इनफैक्ट एग्जैक्ट 150 मारे। तो उन्होंने तो एक पंच मार दिया है अपनी पोजीशन पे।
अब ये देखना होगा कि क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी वापस आ गए, ऐड हो गए हैं स्क्वाड में, तो अब कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है, क्या वो एक स्पिनर को ड्रॉप करेंगे, क्या कुलदीप यादव ड्रॉप होंगे, वॉशिंगटन सुंदर को लाकर एक बैटिंग मजबूत करी जाएगी। एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि आपके पास पहले से अक्षर पटेल मौजूद हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर को बुलाना क्या मायने हैं इसके? अब ये तो देखिए टीम ही जानती है कि क्या कॉम्बिनेशन वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो पुणे की पिच को लेकर कुछ उनके मन में हो कि पुणे में शायद वो हो सकता है कि जडेजा को ब्रेक दें, या हो सकता है अक्षर और वॉशिंगटन दोनों को लाएं। तो ये तो कॉम्बिनेशन टीम के हिसाब से है, टीम खुद ही सोचेगी। लेकिन शुभमन गिल अगर फिट हुए उनकी जगह तो आई गेस कंफर्म है। अब ये देखना होगा कि वॉशिंगटन सुंदर अगर आते हैं या अक्षर पटेल आते हैं तो किस तरीके से प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन टीम इंडिया देखेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। 24 अक्टूबर से दूसरा मैच खेला जाना है, टीम इंडिया उसमें वापसी करेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले टेस्ट पे।